लो जी, यहां से हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट शुरू हो रहा है जी। यहाँ से रिवीजन है जी, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रिकॉर्ड हो नहीं पाया था, देखो कोई नहीं, ये रिकॉर्ड हो नहीं पाया था, इनको दोबारा रिकॉर्ड कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले बजट से, बजट का जो मीनिंग है, अच्छा पेन को क्या हो गया बजट, हाँ हाँ बिल्कुल अच्छी बात है जी, आपको याद होना चाहिए, टेस्ट में फिर मुश्किल बनाऊंगा, ध्यान रखना जी, 2 बार पढ़ा रहा हूँ, अब ध्यान रखो, 2 बार मेहनत लगा दी, कोई दिक्कत नहीं जी, फिर भी मैं बनाऊंगा। इधर देखो जी, बजट का मीनिंग यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो क्या शो करती है, प्लान रिसीट्स और प्लान एक्सपेंडिचर, मुझे भी लग रहा है सुना, प्लान रिसीट्स और प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च। सरकार अपने प्लान्ड इनकम और प्लान्ड एक्सपेंडिचर को एस्टिमेट करती है और एक शो करती है, स्टेटमेंट में शो करती है, ठीक है। उसी के साथ ऑब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य। उद्देश्य क्या है जी हमारा, पहला हाई रेट ऑफ जीडीपी। जीडीपी मतलब यानी कि गवर्नमेंट बजट बनाने का पहला उद्देश्य क्या है कि जीडीपी को बढ़ाना और तेजी से बढ़ाना। तेजी से कैसे बढ़ाना, कि हमें अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को इस तरह से मैनेज करना है ताकि उसका इफेक्ट कहां दिखे आपको, जीडीपी में दिखे, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट्स कहां करनी है आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, डैम्स, ब्रिजेस, ये ज्यादातर काम सरकारी करवाती है जी। इंफ्रास्ट्रक्चर वाले काम है, जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हमारे यहाँ पे मेट्रो बन रही है, तो मेट्रो वाला काम सरकारी करा रही है। सरकार के लिए क्या एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। आप लोग ट्रैवल करोगे, टिकट यूज करोगे ना, इसके लिए टोकन लगता है या फिर अपना कार्ड लगता है, पैसा खर्च करोगे आप, सरकार की क्या यहां से जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी, ठीक है जी, बात समझ आ रही। तो सरकार के लिए ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे बैलेंस रीजनल ग्रोथ। बैलेंस रीजनल ग्रोथ हमने पढ़ा था, यहाँ पे जो बैकवर्ड एरियाज है उनकी क्या होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, जो बैकवर्ड एरियाज है उनको क्या डिक्लेयर कर दो, सीज डिक्लेयर कर दो, उन्हें सीज बना दो। सीज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऐसी जोन जहां पे टैक्स बेनिफिट मिलेगा किसको, बिजनेसेस को मिलेगा, इंडस्ट्रीज को मिलेगा। टैक्स बेनिफिट का मतलब यहाँ पे आपको टैक्स कुछ टाइम तक देना नहीं पड़ेगा, फिर देना भी पड़ेगा तो कम देना पड़ेगा, ठीक है। जब वो एरिया पूरी तरह डेवलप हो जाएगा तो वहां से उस एरिया से सीज का स्टेटस छीन लिया जाएगा, ठीक है, फिर उसको नॉर्मल एरिया ही माना जाएगा। अब आगे देखो, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब यहां पे क्या हुआ कि रिसोर्सेज को इस तरह से एलोकेट किया जाए जो हमें क्या दे, हाई प्रॉफिट दे। जब हाई प्रॉफिट मिलेगा तो हम किसको छोड़ देंगे, सोशल वेलफेयर को छोड़ देंगे। अब यहां पे मेंटेन कैसे हो सकता है ये बैलेंस, हाई टैक्सेस लगने चाहिए ऐसे प्रोडक्शन पे जो लग्जरियस गुड्स हैं, और जो टैक्स आएगा वो हमें कहां यूज करना चाहिए, सब्सिडी देने में, ठीक है। अच्छा आगे है, यहां से आपको लगेगा जी थोड़ा सा नया, ये जी प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स का मतलब ऐसे गुड्स जिसको पब्लिक यूज करती है। पब्लिक यानी कि एक ऐसे गुड्स जो कलेक्टिव डिमांड को पूरा करते हैं, सबकी डिमांड को एक साथ पूरा करते हैं। देखो यहां पे लिखा है कुछ ऐसे गुड्स सेटिस्फाई कलेक्टिव नीड ऑफ द पब्लिक, ठीक है जी। जैसे क्या यहां पे एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए जी, ठीक है। डिफेंस होने चाहिए जी, यहाँ पे डिफेंस यानी कि जो आपकी डिफेंस गुड्स का मतलब हो गया आर्मी से रिलेटेड वाली चीजें हैं, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, और यहाँ पे बसेस भी आएंगी जी, सरकारी बसेस चलती है ना अपनी, डीटीसी वाली है ना, आई थिंक डीटीसी वाली है। तो यानी कि सबकी जो नीड है सबको सेटिस्फाई कर रही है, कलेक्टिव नीड को सेटिस्फाई कर रही है, या फिर किसी एक इंसान की कर रही है, सबकी नीड को सेटिस्फाई कर रही है। बात समझ आ रही है आपको। तो यानी कि सरकार को ऐसे इस चीजों में भी पैसा लगाना चाहिए, ठीक है। आगे है यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इसका मतलब है इट मींस इनकम इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर, यानी कि अमीर अमीर और होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। इस इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए हमें बजट इस तरह से बनाना पड़ेगा ताकि सब बराबर आ जाए, लेकिन बराबर नहीं आ सकते, आसपास आ सकते हैं, ठीक है। सबकी इनकम इक्वल हो सकती है, सबकी इनकम इक्वल हो सकती है नहीं, सबकी इनकम इक्वल नहीं हो सकती जी, ठीक है, सबकी इनकम इक्वल नहीं हो सकती। अच्छा देखो यहां पे दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर द कंट्री, गवर्नमेंट प्रोवाइड टैक्स assumption to poorer section of the economy whereas providing free education and health care services to the lower section, ठीक है जी। यानी कि सर पुअर सेक्शन और लोअर सेक्शन में फर्क है। पुअर सेक्शन बिल्कुल गरीबी सेक्शन हो गया जी, सरकार कहे जी हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे, तुम हमसे एक भी पैसा टैक्स हम आपसे नहीं लेंगे। लेकिन जो यहाँ पे अब कौन है, लोअर सेक्शन है, जो पुअर से थोड़ा ऊपर है, तो उनसे क्या, उनको क्या मिल रहा है जी, यहाँ पे एक तरह से बेनिफिट मिल रहा है हेल्थ केयर सर्विस का और एजुकेशन का, है ना। अब आपको कैसे पुअर को नहीं मिलेगा एजुकेशन बेनिफिट, देखो उनको भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं, उनको भी मिलेगा, लेकिन यहां पे फोकस किस पे किया जा रहा है, कौन से सेक्शन पे कौन सी स्कीम बनाई जा रही है, ये डिपेंडेंट है। बात समझ रही। अगर हमसे टैक्स ले भी लेंगे तो क्या दिक्कत हो गई,
ज्यादा नहीं लिया जाएगा, लेकिन पुअर सेक्शन में बिल्कुल भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे होगा यहाँ पे, देर आर वेरियस स्कीम्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट सच एज मनरेगा। मनरेगा का मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। यहाँ पे क्या है सर, गिव्स मिनिमम गारंटी एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे मिनिमम गारंटी एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, जैसे मनरेगा में क्या होता है, हाँ बिल्कुल भी, मनरेगा में कुछ स्कीम्स होती है जहां पे आपको काम करने में कुछ परमानेंट पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है। और साथ साथ सरकार अगर कंपनीज खोलती है, सरकार अगर गवर्नमेंट कंपनीज खोलती है तो वहां पे भी जॉब्स मिलेंगी। जैसे एसबीआई है, एसबीआई पता आपको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सरकार का एक बैंक है, सरकारी बैंक है। अगर ऐसे सरकारी बैंक और खुलेंगे तो लोगों को नौकरियां मिलेगी, आया ना। तो सरकार को ऐसे बैंक्स पे पैसा निवेश करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आया ना। बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा, आगे है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। यहां पे स्टेबिलिटी किसमें चाहिए हमें, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए। जैसे फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ट्राई टू करेक्ट सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। यानी कि सरकार को अपना बजट इस तरह से बनाना चाहिए इन्फ्लेशन भी ठीक हो जाए। सरकार को बजट इस तरह से बनाना चाहिए ताकि हमारी इकोनॉमी का क्या हो जाए, इन्फ्लेशन ठीक हो जाए। अब इन्फ्लेशन कैसे होता है, महंगाई कैसे होती है, हाँ जी, डिमांड की वजह से। और डिमांड क्यों होती है, है? बिल्कुल सही जी, लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है। ठीक है, आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो आप डिमांड ज्यादा करोगे। जब डिमांड ज्यादा करोगे तो प्राइसेस हाई हो जाएगा, और जब प्राइसेस हाई हो जाएगा इसी को तो महंगाई कहते हैं। यानी कि एट द एंड हमारे पास पैसा है, इसीलिए महंगाई हो रही है इन जनरल। तो सरकार क्या करेगी, हमसे पैसा छीनेगी ताकि हम क्या ना कर पाए, हम डिमांड ना कर पाए। ठीक है जी, हम डिमांड ना कर पाए। अच्छा, सरकार हमसे पैसा छीनेगी किस फॉर्म में, टैक्स की फॉर्म में। बात समझ आई? तो सरकार को पता होना चाहिए कि कब ज्यादा टैक्स लेना है और कब कम टैक्स लेना है। ठीक है, सरकार को इसी तरह से अपना हर साल बजट बनाना पड़ेगा। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है जी। अच्छा, आगे यहाँ पे स्ट्रक्चर है बेटा कि बजट में हमारे किस किस तरह के कंपोनेंट आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बजट, जिसमें है बजट रिसीट। ठीक है जी, यानी कि हमें इनकम की बात हो रही है। अच्छा, इनकम भी दो तरह की यहाँ पे, रेवेन्यू रिसीट्स प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, बजट रिसीट्स, यानी कि बीआर। अच्छा, यहां पे बजट एक्सपेंडिचर है यानी कि बीई। अब वो कैसे आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस, अब एक एक करके इनको देखते हैं जी। यहां पे बजट एक्सपेंडिचर, सॉरी बजट रिसीट, द एस्टिमेटेड सोर्स ऑफ इनकम ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। ठीक है जी, यानी कि सरकार कितना पैसा इस फिस्कल ईयर में कमाएगी, इसका एक एस्टिमेशन है। ठीक है, अच्छा इस एस्टिमेशन में क्या आएगा, देखो उधर, देखो ध्यान से, एक ऐसा पैसा जो क्या क्रिएट नहीं कर रहा, लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा, लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा। यानी कि लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ, एक तरह से, हाँ जी, नहीं खर्चा, कर्जा, हाँ कर्जा, यानी कि उधार, एक तरह का डेट हुआ जी। यहां पे लाइबिलिटी से हमारा क्या मतलब है, डेट, बी साइलेंट होता है जी। ठीक है, जिसको नहीं पता, डेट मतलब उधार, उधार मतलब लाइबिलिटी, यानी कि एक ऐसा पैसा जिससे हमारा उधार नहीं बढ़ रहा या क्रिएट नहीं हो रहा। बात समझ आई आपको? अच्छा, या फिर डज नॉट रिड्यूस एनी एसेट्स, डज नॉट रिड्यूस एनी एसेट, यानी कि हमारा एसेट भी कम नहीं हो रहा। बात समझ आई? देखो, अगर मैं किसी से पैसा ले रहा हूं, जैसे मान लो मैं यस से पैसा ले रहा हूं, उधार ले रहा हूं, तो ये उधार हो गया ना, यानी कि मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो यानी कि वो रेवेन्यू रिसीट नहीं है। ठीक है, अच्छा मेरे पास मेरा फोन पड़ा था जी 7 साल पुराना, मैंने बेच दिया, 5,000 रुपए आ गए, तो मैंने मेरे पास से मेरा क्या चला गया, एसेट। तो एसेट गया और पैसे आ गए, तो ये पैसे भी रेवेन्यू रिसीट नहीं है, क्योंकि एक तरफ मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है और दूसरी तरफ मेरी एसेट कम हो रहा है। यानी कि एक ऐसा पैसा होना चाहिए जो वो मेरी लाइबिलिटी भी ना बढ़ाए और साथ साथ कहीं ना कहीं, आ रही बात समझ, कोई दिक्कत परेशानी? हाँ लेगा, बिल्कुल लेगा, बिल्कुल लेगा जी। आई बात समझ, कोई दिक्कत परेशानी है? पैसे दिए तुमने अभी मेरे को, नालायक, याद करो, अच्छा है, दिखा दो जी, लिखा हुआ दिखाओ, पहले मैं लिखे हुए पे देता हूँ जी। हाँ हाँ कोई दिक्कत, इधर देखो, क्या, इधर देखो जी, इधर देखो, इधर देखो, प्लीज प्लीज, बातें नहीं।
अच्छा रेवेन्यू, अच्छा यहाँ पे ना इसको एंड करके पढ़ना जी, यहाँ पे ना ही लाइबिलिटी बढ़नी चाहिए और ना ही, ठीक है। इधर देखो एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे है जी हमारा टैक्स टैक्स रिसीट्स या फिर नॉन टैक्स रिसीट, या तो पैसा टैक्स से आना चाहिए या फिर टैक्स के अलावा कुछ और आना चाहिए, वो अलावा भी देख लेंगे हम। नहीं, टैक्स भी तो कैश में आता है, नालायक नालायक। इधर देखो, देखो टैक्स अब देखो कितने तरह के होते हैं यहाँ पे एक है प्रोग्रेसिव टैक्स, यानी कि प्रोग्रेसिव का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हाँ जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ता जाएगा, ठीक है। अच्छा रिग्रेसिव का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक कांस्टेंट रेट से आपको टैक्स देना पड़ेगा, अब आपकी इनकम बढ़े या फिर ना बढ़े, इनकम से मतलब नहीं है, यहाँ पे रेट आपका फिक्स ही रहेगा। बात समझ आ रही है आपको, कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। प्रोग्रेसिव यहाँ पे इन जनरल कौन सा होता है, इनकम टैक्स, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आपका टैक्स रेट बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे जो रिग्रेसिव है वो है जीएसटी। नहीं आया समझ, आया समझ, किसी को समझ नहीं आया, दो बंदों को समझ नहीं आया। देखो ना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जो इंसान 20 लाख रुपए कमा रहा है और जो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, दोनों का टैक्स अलग अलग होगा, क्योंकि जैसी आपकी इनकम बढ़ जाएगी सरकार आपसे ज्यादा टैक्स लेगी, आया ना। लेकिन अगर आप दोनों मान लो फॉर एग्जांपल डोमिनोज जा रहे हो और डोमिनोज में पिज्जा खाना चाहते हो, पिज्जा 400 रुपए का आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर आप क्या दे रहे हो, मान लो इसमें मान लो आप 5% क्या दे रहे हो, जीएसटी दे रहे हो, 5% क्या दे रहे हो। तो यहां पे क्या प्राची बोलेगी, सर मेरी इनकम कम है आप मुझसे 5% क्यों ले रहे हो, रिया से लो ना उसकी इनकम ज्यादा है, नहीं सबको 5% देना है, वो है रिग्रेसिव है। हाँ इक्वल यानी कि कांस्टेंट रेट, वहां पे आपकी इनकम नहीं पूछी जाएगी, पिज्जा खाते हुए आपसे पूछेंगे नहीं आप कितना कमाते हो, आपसे हम ज्यादा या कम लेंगे, नहीं जितना भी कमाते हो आपसे 5% ही लिया जाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़े इसके अंदर हम, इधर देखो जी अब आगे बेटा वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड का मतलब यहां पे क्या हुआ, जैसे ही आप एक प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करोगे आपको यहां पे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप वैल्यू ऐड करते जाओगे जितनी भी बार आप वैल्यू ऐड कर रहे हो उस पर आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। ये भी एक तरह का जीएसटी है, लेकिन वैट भी अलग तरह का टैक्स होता है, ठीक है। पेट्रोल और अल्कोहल के आइटम्स में वैट ही लगता है, जीएसटी नहीं लगता, बस इतना समझो, ठीक है। ये भी एक तरह का टैक्स ही है यार, ज्यादा लगाया जाता है ना, जीएसटी बहुत कम रेट का है लेकिन वैट बहुत ज्यादा लिया जाता है, क्योंकि बेटा ये कंजम्पशन पे है ना ज्यादा, सर अब ज्यादा डिमांड है, हाँ काइंड ऑफ ज्यादा सेम डिमांड है, काइंड ऑफ। बात समझ आई आपको, जो आप कह रहे हो कि इधर देखो जी, जो आप कह रहे हो इन पे क्यों लिया जाता है, इनकी कंजम्पशन काफी ज्यादा है तो इसलिए सरकार यहाँ पे टैक्स ज्यादा लेती है, वैट। हाँ बात समझ आई आपको, इधर देखो जी। अच्छा यहाँ पे जी एक स्पेसिफिक टैक्स भी होता है, जो कब लिया जाता है जी, आपका एक साइज पे लिया जाता है या फिर वेट पे लिया जाता है, वेट, और वो भी किसकी, एक कॉमोडिटी का, ठीक है जी। देखो ज्यादातर यहाँ पे कस्टम आता है, कस्टम ड्यूटीज वगैरह आती है ज्यादातर यहाँ पे, हाँ वेट के हिसाब से होता है, हाँ वजन के हिसाब से लगता है, ठीक है। अब आगे देखो, बात नहीं जी, इधर देखो यहां पे है नॉन टैक्स रिसीट्स, यानी कि टैक्स के अलावा पैसा कैसे आएगा बेटा, फीस से। कैसा आएगा जी, फीस मतलब जैसे लैंड रजिस्ट्रेशन, जैसे लैंड रजिस्ट्रेशन भी छोड़ दो, आप लोग अभी सीबीएसई की फीस दोगे, दे दी दोगे ना, तो वो भी एक तरह से सरकारी फीस है ना, टैक्स तो नहीं दे रहे ना, वो सरकारी फीस है। वो कहां पे आ रही है, फर्स्ट वाले पॉइंट पे, बात नहीं जी, वो कहां पे आ रही थी आपकी, फर्स्ट वाले पॉइंट में आ रही है, ठीक है। डेथ के रजिस्ट्रेशन भी कोई फीस कटती है जी, कोर्ट फीस होती है, सारी क्या हमारी फीस है। अच्छा लगते होंगे जी कुछ पैसे, वैसे ज्यादातर मेरे हिसाब से लगते तो नहीं है, हाँ अरे क्यों, हाँ बेटा हाँ जी, इधर देखो, इधर देखो प्लीज प्लीज प्लीज, बातें नहीं। फाइन है सर यहाँ पे, इधर देखो जी, फाइन का मतलब यहाँ पे क्या है, आप पैसा दे रहे हो क्यों, क्योंकि आपने कोई कानून तोड़ा है, आपने कोई कानून ब्रीच करा है, कानून तोड़ा है, उसमें आपको क्या देना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा, वो पैसा भी सरकार के पास जाएगा। आगे यहाँ पे एस्शीट, एस्शीट का मतलब यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जिसके कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होते, सरकार उसको अपने पास अपने संपत्ति में मिला लेती है और उससे क्या कमाती है, इनकम कमाती है। जैसे अपना लाल किला है जी, लाल किला किसी की प्रॉपर्टी होगा, पुराने टाइम की बात कर रहा हूं जी, कोई तो राजा महाराजा रहा होगा ना वहां पे, आया ना। कस्टोडियन नहीं, ये तो अलग है ना बेटा, ये तो आप कह सकते हो कस्टोडियन वाले भी आ सकते हैं इसके अंदर,
बताऊंगा जी, कस्टोडियन बताऊंगा आपको। इधर देखो जी, जैसे ये लाल किला बनाया जी, लाल किला भी किसी राजा महाराजा का रहा होगा ये, ठीक है जी। हाँ हाँ, मैं एक एक करके समझा रहा हूँ आपको। अब जो राजा महाराजा रहे होंगे उनके वंशज खत्म हो चुके हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तभी सरकार ने देखा कि इस प्रॉपर्टी का कोई भी वंशज नहीं है, तो इस प्रॉपर्टी को हम अपना मान लेते हैं, और एस्टीट कहते हैं जी उसको, ठीक है जी। इधर देखो जी, तो सरकार, अच्छा लाल किले घूमने का पैसा लगता है ना, टिकट कटती है, तो सरकार पैसा कमा रही है ना वहां से, तो वो एक तरह से पैसा कमा रही है, एक तरह से वो क्या है, एस्टीट वाला पैसा है, ठीक है। अच्छा आगे है स्पेशल असेसमेंट, यानी कि फीस फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अगर मैं प्रॉपर्टी में कोई भी तरह की डेवलपमेंट कराऊंगा तो मुझे इस पे एक तरह से क्या देना पड़ेगा, स्पेशल असेसमेंट देनी पड़ेगी, है घर की। हाँ, जैसे मान लो एक फ्लोर है, मैं एक फ्लोर के ऊपर एक और फ्लोर बनवा रहा हूं, तो जो एक और बनवाया ना उस पर टैक्स देना पड़ेगा। हाँ पुलिस सरकारी, बेटा सरकारी फीस है, मैप बनेगा ना दोबारा से, ठीक है। तो आप सरकार के मैप में आपका एक ही फ्लोर था, लेकिन जब एक फ्लोर और आया तो अब मैप को आपको दोबारा नया बनवाना पड़ेगा, उसके पैसे लगेंगे, दैट इज अ स्पेशल असेसमेंट। डे बाय डे फ्लैट कौन सा बन रहा है, ऊपर ऊपर फ्लोर बना रहे हो? हाँ हाँ कराना पड़ेगा जी आप। हाँ इधर देखो जी, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज। पब्लिक एंटरप्राइज का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो सरकार की कंपनीज है, जैसे क्या यहाँ पे रेलवे हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, घेल भेल ओएनजीसी, ठीक है जी। ये पता है, फुल फॉर्म पता है आपको, है कह सकते हो काइंड ऑफ, रेलवे में प्राइवेटाइजेशन में तो आ चुकी है। इधर देखो जी, इधर देखो, गेल का मतलब यहाँ पे है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बेल का मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ओएनजीसी मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है जी। ये सारी क्या है, गवर्नमेंट कंपनीज हैं। अच्छा और भी पैसा सरकार के पास कहां से आ सकता है, ग्रांट्स एंड डोनेशन, बाहर से पैसा, कोई दूसरी गवर्नमेंट पैसा दे सकती है। हाँ बिल्कुल, हाँ यूनिलेटरल ट्रांसफर जी, बिल्कुल सही, एक तरफा प्यार, ठीक है जी। बात समझ आई आपको, ये याद है जी, एक तरफा प्यार, बाकी और कुछ याद नहीं है तुम लोगों को, है ना, ये लिख के आना एक तरफा प्यार, बस नलायक। इधर देखो जी, देखो आगे बेटा आपका यहाँ पे कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो रिसीट्स विच क्रिएट, ठीक है जी, एक ऐसी पैसा जो क्या क्रिएट करता है, लाइबिलिटी, और साथ साथ में क्या क्रिएट कर सकता है कांगे जी आपका, या फिर एसेट रिड्यूस कर सकता है। बात समझ आ रही है आपको, ठीक है जी। यानी कि पैसा, सॉरी पैसा कहां से आएगा, एसेट्स बेचकर, या फिर पैसा कहां से आएगा, उधार लेकर। आ रही बात समझ, कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ, ओके रिपोर्ट है जी। अच्छा टाइप्स ऑफ कैपिटल रिसीट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे रिकवरी ऑफ लोन, ठीक है जी। यानी कि यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को बेटा क्या दिया, यहाँ पे लोन दिया, ठीक है जी। अब लोन दिया तो एक तरह से ये लोन किसके लिए हुआ, ठीक है जी, और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे क्या हुआ, एक तरह की इन्वेस्टमेंट हुई, हाँ या ना, आ रही बात समझ। तो इन्वेस्टमेंट एक तरह का एसेट हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, हाँ या ना, बात समझ आ रही है। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट ये लोन का पैसा वापस दे देगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एसेट कम हो जाएगा, हाँ या ना। तो यानी कि एसेट कम हो रहा है तो पैसा आ रहा है, और जब स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा गया था एज अ लोन, तो वो लोन क्या था, एक तरह से कैपिटल रिसीट था, किसके लिए, बात समझ आ रही है आपको, नहीं आया समझ, आ गया, नहीं आया समझ। देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, वैसे समझ आ गया। देखो यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट है। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया तो ये पैसा किसके पास आ गया, तो एक तरह से यहां पे स्टेट गवर्नमेंट के पास लायबिलिटी बढ़ गई, तो पैसा आने की वजह क्या हुआ, लायबिलिटी बढ़ना। तो यानी कि ये जो पैसा है लोन का, ये एक तरह से क्या है, कैपिटल रिसीट है, किसके लिए, ठीक है। कुछ टाइम बाद स्टेट गवर्नमेंट ये पैसा चुकाएगी, यानी कि रीपे करेगी, तो रीपे करेगी, ये पैसा किसके पास आ जाएगा अब। अच्छा जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लोन दिया था तो उसके लिए वो क्या हो गई थी, एक तरह से इन्वेस्टमेंट हो गई थी, इन्वेस्टमेंट यानी कि एसेट हो गया था, और जब उसके पास पैसा आ जाएगा तो ये एसेट कम हो जाएगा ना,
यानी कि एसेट क्या हो रहा है बेटा, यहां पे रिड्यूस हो रहा है। तो एसेट रिड्यूस होना या फिर लायबिलिटी बढ़ना, दोनों ही क्या है हमारे लिए, कैपिटल रिसीट है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। समझ आई जी बात आपको? हाँ जी, साथ ओके जी। अच्छा आगे देखो यहां पे, अच्छा यहां पे क्या लिखा है जी, अगली कैपिटल रिसीट क्या है, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज। ठीक है, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, यानी कि यहां पे बोरोइंग किससे ली जा रही है, पब्लिक से ली जा रही है, आरबीआई से, या फिर एंड फ्रॉम, अच्छा एंड फ्रॉम है जी, सॉरी, एंड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि कहीं से भी पैसा लिया जा रहा है, आईएमएफ से पैसा लिया जा रहा है, या फिर वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया जा रहा है, या किसी दूसरे देश की गवर्नमेंट से पैसा लिया जा रहा है, वो सारी चीजें हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी तो है एक तरह की। हाँ या ना, आ रही बात समझ? देखो अच्छा, अदर रिसीट्स में क्या होगा सर, डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि सरकार क्या कर रही है, अपनी कंपनी का एक छोटा हिस्सा पब्लिक को या प्राइवेट को बेच रही है। सरकार अपनी कंपनी का एक छोटा हिस्सा प्राइवेट को बेच रही है, तो वो क्या कहलाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट। आ रही जी बात समझ? अच्छा इसी के साथ प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता था, हाँ जी, मोर देन 50%, मोर देन 50%। तो अगर सरकार अपनी कंपनी का मोर देन 50% बेच रही है तो वो क्या होगा बेटा, प्राइवेटाइजेशन में आएगा। बात समझ आ रही जी बात? देखो जी, तो डिसइन्वेस्टमेंट लिखा है यहाँ पे, मीन सेलिंग ऑफ शेयर्स ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइज टू, ठीक है जी, आ रही जी बात समझ? बस यही है जी यहाँ पे। अच्छा आगे यहाँ पे बजट एक्सपेंडिचर। अच्छा बजट एक्सपेंडिचर क्या है, मतलब दीज आर द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि सरकार पैसा खर्च करती है किस लिए, डेवलपमेंट के लिए, या फिर कभी कभार डेवलपमेंट वो नहीं भी करना चाहती है। ठीक है जी, डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्चती भी है और डेवलपमेंट के लिए नहीं भी खर्चती है, यानी कि डेवलपमेंट ना करे तब भी पैसा सरकार खर्चती है। बात समझ आ रही है? देखो इधर, जैसे क्या एग्जाम्पल के तौर पर देखो, एक है जी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहां पे लिखा है बेटा विच डज नॉट क्रिएट एनी एसेट, यानी कि एक ऐसा खर्चा जो हमारा एसेट को नहीं बढ़ा रहा, हमारे एसेट को नहीं बढ़ा रहा, यानी कि ऐसे है जी, ऐसे है जी, एसेट को नहीं बढ़ा रहा। ठीक है जी, और साथ साथ में हाँ जी, डज नॉट कॉज टू रिड्यूस एनी लाइबिलिटी, कोई भी लाइबिलिटी को नहीं गिरा रहा। बात समझ आ रही है? यानी कि एक ऐसा पैसा ना ही वो एसेट बढ़ा रहा है ना ही वो लाइबिलिटी को बढ़ा रहा है। बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, यानी कि यहां पे क्या होगा बेटा, पेमेंट ऑफ वेजेस, यानी कि मजदूरों को पैसा देना है, मजदूरों का पैसा देना वो कहीं ना कहीं हमारे एसेट्स को भी नहीं बढ़ा रहा और ना ही लाइबिलिटी को कम कर रहा है। यहां पे इंटरेस्ट, सरकार इंटरेस्ट की पेमेंट कर रही है, अगर कोई लोन ले रखा होगा तो उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट जा रहा है वो कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ना ही हमारा एसेट बढ़ रहा है ना ही हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, आगे सब्सिडीज, बिल्कुल सही, सब्सिडी से भी कोई हमारा एसेट नहीं बढ़ रहा ना ही लाइबिलिटी कम हो रही है। डिफेंस परचेजेस, डिफेंस के लिए हम कोई भी इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं, कोई भी वेपन परचेज कर रहे हैं, उसमें भी हमारा को ना कोई एसेट बढ़ रहा है ना कोई लाइबिलिटी बढ़ रहा है। आ रही जी बात समझ? कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। अच्छा आगे है बेटा यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, द एक्सपेंडिचर विच क्रिएट एसेट, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे एसेट को बढ़ाती है क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर, या फिर उसके साथ साथ लाइबिलिटी को कम करती है। बात समझ आ रही है आपको? लाइबिलिटी कम करती है या फिर हाँ जी एसेट बढ़ाती है। ठीक है, जैसे परचेज ऑफ लैंड, ठीक है जी, परचेज ऑफ लैंड और उसके साथ साथ बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और शेयर्स। ठीक है जी। अच्छा लाइबिलिटी कैसे कम करेगी जी, यहां पे रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन। ठीक है जी, अगर हम लोन चुका रहे हैं तो हमारे लिए खर्चा है, लेकिन कौन सा वाला खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बात समझ आ रही है आपको? देखो ऊपर से कंफ्यूज नहीं होना आपको, यहां पे ऊपर भी लिखा है ये वाला पॉइंट, ये रहा, ये रिकवरी ऑफ लोन का मतलब यहां पे ऐसा मत समझना सर, यहां पे पैसा आ रहा है, रिकवरी ऑफ लोन में पैसा आ रहा है और रीपेमेंट में पैसा जा रहा है। एक तरफ हमारी इनकम है और एक तरफ हमारा खर्चा है, बस देखने का नजरिए का फर्क है। ठीक है, अच्छा आगे देखो जी, यहां पे ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जी, डेफिशिएट वाला। क्या बेटा?